सुप्रभात। कैसे हो बच्चों आप? चलिए आज हम शब्द विचार अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम कुछ उदाहरण जो सीढ़ी नुमा बन रखी है उसके माध्यम से शब्द निर्माण की प्रक्रिया को जानते हैं। कोआ, को और आ वर्ण जोड़ने पर कोआ बना, वैसे ही आ के साथ में द और मी वर्ण जोड़ने पर आदमी, मी के साथ में ना और र वर्ण जोड़ने पर मीनार। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ शब्दों का निर्माण किया गया है। आइए अब हम शब्द विचार की परिभाषा के बारे में जानते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तब वह अपनी भाषा का प्रयोग करना नहीं जानता है, इसलिए वह कुछ ध्वनियाँ निकालता है जैसे अ, ऊ इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तब वह सुनकर कुछ शब्दों को ग्रहण करता है, तब वह उन्हीं शब्दों के माध्यम से अपने माता, अपने पिता और दादा दादी आदि को संबोधित करना सीखता है। शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं: अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं जिनमें पहला शब्द पुस्तक, दूसरा है मकल। पुस्तक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ है जबकि मकल शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसी आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि। और हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुस आदि। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: पहला पर्यायवाची, दूसरा विलोम, तीसरा अनेकार्थी, चौथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पांचवा एकार्थी, छठा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। इन सब को हम शब्द भंडार चैप्टर में समझेंगे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति यानी जन्मना या उत्पन्न होना के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी। आइए सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र तत्सम शब्द है और उसी का कुछ सरल अर्थों में शब्द इस प्रकार है: चांद। सर्प तत्सम शब्द है, इसी को रूप बदलकर सांप कर दिया गया है। मुख का भी रूप बदलकर मुंह कर दिया गया है। तो तत्सम शब्दों का रूप बदलने पर या परिवर्तन करने पर वे शब्द हिंदी में सरलता से प्रयोग होते हैं और बोले जाते हैं। देशज शब्द, ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय शब्द का मतलब होता है कि भारत में प्रत्येक क्षेत्र में कुछ स्थानीय बोलियां और उपभाषाएं हैं, उनमें से कुछ शब्दों को हिंदी भाषा में मानक आधार पर अपना लिया गया है। इसी कारण ये शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट, खिड़की इत्यादि। देशज शब्द,
हिंदी भाषा में विदेशज शब्द हिंदी भाषा में अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुत प्रचलित है। इसका कारण है क्योंकि कुछ विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को कई वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा और मध्यकाल में मुगल शासन था, तो इसी कारण अरबी, फारसी शब्दों का इस्तेमाल बहुत पहले शुरू हो गया था, जबकि अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं का प्रयोग हमारे देश में 200 सालों में लगभग शुरू हुआ था। क्योंकि विदेशी आक्रांत हमारे देश पर शासन करने के लिए आए थे, तो इन्होंने अपने कम्युनिकेशन को कुछ सरल बनाने के लिए हिंदी भाषा में इन शब्दों को प्रयोग करने लगे। तो हमारे हिंदी भाषा में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। एक हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे यदि हमारी शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए तो हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे रोगी अपनी जांच करवाने हेतु चिकित्सक के पास चिकित्सालय गया। अब ये चूँकि बोलने में बहुत लंबा हो जाता है और इसको समझने में भी थोड़ा कठिन लगता है, इसीलिए इस वाक्य को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए विदेशी शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जैसे रोगी अपनी जांच करवाने हेतु हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गया। तो इस तरह से यह थोड़ा सरल हो जाता है। रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानें। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार ही इसमें लिखा हुआ है कि खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। खंडों का मतलब है टुकड़े, यानी टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। जब हम शब्दों को अलग अलग करके उसके टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। चूँकि ये परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसी कारण इनके टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि। यदि हम घर शब्द है इसको घ और र अलग अलग टुकड़ों के रूप में लिखेंगे तो दोनों वर्णों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार न और ल अलग लिखने पर भी इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने, मेल मतलब योग, जोड़ने से बने हैं तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता है। यानी शब्दों को जब हम तोड़ते हैं या विग्रह करते हैं तो उन शब्दों का अपना अर्थ होता है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ जमा शाला, तो यज्ञ का मतलब होता है हवन और शाला मतलब जहाँ पे हवन किया जाता है। तो इस तरह से बन जाएगा यज्ञ के लिए शाला। हिमालय, हिम जमा आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलेगा हिम का आलय। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका, यानी पेट जिसका। तो अब लंबोदर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? गणेश जी के लिए। उसी प्रकार ये एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है, इसीलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द को समझने के लिए हम परिभाषा के आधार पर वापस समझते हैं कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द। संज्ञा के शब्दों को हम विशेषण में बदल सकते हैं और विशेषण के शब्दों को भी हम बदल सकते हैं। तो इनका बदलने पर लिंग परिवर्तन हो जाता है, वचन परिवर्तन हो जाता है या कारक चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक चिन्हों के आधार पर नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी या अव्ययी शब्द कहते हैं। जैसे ये भी चार है, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। इस प्रकार हमने व्याकरण प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े, यानी व्याकरण प्रकार के आधार पर यानी प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी दोनों भेदों को हमने समझा। आशा करती हूँ आप लोग को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।